एक समय था जब राजा भगवान के बराबर माना जाता था, लेकिन जब लोग जागते हैं तो ताकत का बैलेंस बदल जाता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक आदमी की कपड़ों से पता चलता हो कि उसका स्टेटस क्या है, जहां जन्म के हिसाब से तय होता हो उस इंसान का दर्जा। और फिर उस दुनिया में आता है एक ऐसा तूफान जो पूरे सिस्टम को ही जड़ से हिला देता है। ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, एक ऐसी क्रांति जो न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को ही रिडिफाइन कर देती है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो पिवटल मूवमेंट्स जो इस रेवोल्यूशन के बैकबोन थे। हर पॉइंट में इतनी गहराई तक घुसेंगे कि समझ में आ जाए ये सिर्फ इवेंट नहीं था, एक थॉट प्रोसेस, एक इमोशनल आउटबर्स्ट, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया की सोचने का तरीका बदल दिया। जहां राजा का सर जमीन पर था और आवाम ने अपना हक मांगा। जैसे एरिक हाउसबोम कहते हैं, The French Revolution is the mother of all revolutions. It gave the world its first taste of popular sovereignty and the modern ideas of equality. आइए जानते हैं इस वीडियो पे इस क्रांति की असली कहानी को। 1774 में लुई 16 नाम का एक राजा जो बोर्बन फैमिली ऑफ किंग से था, वो राजा बना केवल 20 साल की उम्र में। जब वो राजा बना तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी से हुई। उस टाइम पर यह माना जाता था कि राजाओं को भगवान ने चुना है राजा बनने के लिए, और इसी चीज को द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। और इसी वजह से किसी भी किंग की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। ये तो थी किंग के बारे में बातें। अब बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टेट जनरल संकट का जन्म। फ्रांस 1780s में एक बहुत ही सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इस क्राइसिस के 3 मेन सोर्स थे, वॉर डेब्ट, रॉयल एक्सट्रावेगेंस एंड टैक्स सिस्टम। वॉर डेब्ट, 7 Years वॉर और अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रांस ने ब्रिटिश से बदला लेने के लिए करोड़ों के खर्च किए। रॉयल एक्सट्रावेगेंस, लुई 16 और उसकी वाइफ का पैलेस लाइफ, वर्सलेस एक्सपेंसेस, गोल्ड प्लेटेड वॉल्स और हर रोज की महंगी पार्टीज। टैक्स सिस्टम, फर्स्ट स्टेट क्लर्गी और सेकंड स्टेट नोबल्स के पास वेल्थ तो बहुत थी, लेकिन वो टैक्स नहीं भरते थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड स्टेट की थी, यानी कॉमन पीपल, प्रीजनर्स, आर्टिशंस पे। उस टाइम के 2 मेजर टैक्स थे, टैक्स एंड टेक। तो इसमें 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस ऑफ अर्निंग चर्च को देनी होती थी और टेल में अर्निंग डायर स्टेट को देनी होती थी, और ये दोनों ही थर्ड स्टेट के लोग भरते थे। गरीब लोग भूखे मर रहे थे और अमीर लोग मजे की जिंदगी जी रहे थे। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो अचानक 28 मिलियन तक पहुंच गई 1789 तक। इस इंक्रीज ने फूड ग्रेन की डिमांड को बहुत बढ़ा दिया। इसकी वजह से ब्रेड, जो वहाँ की स्टेबल डाइट थी, उसकी डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ी। इसी रीजन से फ्रांस में बेसिक नीड ऑफ लिवलीहुड इंटीग्रेट होती शुरू हुई, यानी सब्सिस्टेंस क्राइसिस। लुई 16 ने जब देखा कि ट्रेजरी खाली है तो 1789 में बुलाई एस्टेट जनरल्स, जहां 3 स्टेट वोट करते थे, लेकिन ये सिस्टम अनफेयर था। हर स्टेट के पास 1 वोट था, मतलब क्लर्गी और नोबल्स हमेशा जीतते थे। जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स और एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क को इनकरेक्ट ठहराया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया। यही मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को यूएसए में अपनाया गया जब वहाँ की 13 कॉलोनीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट ठहराया ब्रिटेन से। इसने थर्ड स्टेट के लोगों को रियलाइज करवाया ये सिस्टम ही खराब है, बदलाव तभी आएगा जब हम सिस्टम बदलेंगे। टेनिस कोर्ट ओथ, स्वराज की पहली कसम। थर्ड स्टेट ने इनक्वालिटी का जवाब दिया, हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। 17 जून 1789 उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली और कहा कि यही है फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स। जब उन्हें नेक्स्ट मीटिंग के लिए हॉल से बैन कर दिया गया तो वो मिराबियो और एब्बेसियस की लीडरशिप में चले गए एक टेनिस कोर्ट में। वहाँ लिया गया टेनिस कोर्ट ओथ, हम तब तक ये जगह नहीं छोड़ेंगे जब तक एक नया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए नहीं बन जाता। ये ओथ सिर्फ एक कसम नहीं थी,
ये थी मोनार्की और एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ एक ओपन रेबेलियन। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, गुस्से का विस्फोट। पेरिस में रूमर्स फैल गए थे कि किंग अपनी आर्मी भेज रहा है रेवोल्यूशनरीज को क्रश करने के लिए। लोगों को हथियार चाहिए थे लड़ने के लिए, लेकिन तभी उनका टावर बनता है पेस्टी, एक मेबल फोर्ट्रेस और जेल जो मोनार्की और राजा का डिस्पोटिक पावर का सिंबल था। 14 जुलाई 1789 लोगों ने पेस्टी पर अटैक किया। ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक था मोनार्की से और स्पॉन्टेनियस मास अपराइजिंग था जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। गार्ड्स मर गए, कमांडर का सर काट दिया गया और पेस्टीन को डिसमेंटल किया गया ब्रिक बाय ब्रिक, जो दर्शाता है सिंबॉलिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्की। आज भी ये दिन फ्रांस के इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। द ग्रेट फियर, गाँव-गाँव में आग। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल के बाद कंट्री साइड में द ग्रेट फियर फैल गया। र्यूमर्स फैलने लगे कि नोबल्स अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ पीजेंट्स को मारने वाले हैं। पीजेंट्स ने माइनर हाउसेस जला दिए, फ्यूडल ड्यूज के डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए, चर्च प्रॉपर्टी भी लूटी। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल प्रिविलेजेस अबॉलिश किए, टैक्स एक्सम्पशन, चर्च स्पेशल कोर्ट राइट। ये डिसीजन था जिसने रेवोल्यूशन ने फ्रांस के हर एक कोने तक अपना प्रभाव पहुंचाया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, अधिकार की क्रांति। 26 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने पास किया ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। की आइडियाज: men are born and remain free and equal in rights. Sovereignty belongs to the people. Freedom of opinion, religion and speech. Law is expression of general wills. ये Enlightenment philosophy का political expression था। फ्रांस अब मोनार्की के एरा से निकल रहा था और सिटीजन बेस्ड कंट्री बन रहा था। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड टू राजा, एम्पावर जनता। नेशनल असेंबली ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टैब्लिश की। लॉ बनाने के राइट्स असेंबली को मिले, किंग का वीटो पावर लिमिटेड कर दिया गया। एक्टिव सिटीजन सारी प्रॉपर्टी ओनर्स को वोट देने के राइट मिले, पर रियल डेमोक्रेसी अभी भी सैकड़ों मील दूर थी। गरीब लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड यानी बेदखल कर दिए गए, उनकी राइट्स छीन लिए गए। लेकिन ये एक स्टेप था। एब्सोल्यूटिज्म यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सिंगल लीडर सारे ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, इसी अकाउंटेबिलिटी की तरफ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन्स को 2 टाइप में बांट दिया गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो 25 साल की उम्र से ऊपर थे और 3 दिन की दिहाड़ी यानी वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे। इन लोगों को बहुत से पॉलिटिकल राइट्स मिले, जिनमें से राइट टू वोट भी था। कास्ट सिटीजन्स जिनमें वुमेन और मेन जो 25 साल की उम्र से नीचे थे, ये लोग टैक्स पे नहीं कर सकते थे, तो इनको सिर्फ सिविल राइट मिले और पॉलिटिकल राइट्स जैसे राइट टू वोट नहीं मिला। फ्लाइट टू वेनिस, राजा का भागना। लुई 16 और उसकी फैमिली जून 1791 में भागने की कोशिश करती है। उनके भागने के पीछे का कारण था ऑस्ट्रिया जाकर रॉयल सपोर्ट लाना, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। उन्हें वेरेन्स टाउन में ही पहचान लिया गया और पेरिस वापस लाया गया। ये इंसिडेंट 2 के लिए अल्टीमेट बिट्रेयल था। अब तक जो लोग लुई 16 को राजा मानते थे, अब वो उनका एनिमी बन गया। अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, राजा का पतन। फ्रांस में सिचुएशन काफ़ी टेंस थी कुछ सालों तक। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, लेकिन चुपके से प्रूशिया के किंग के साथ बातचीत कर रहा था। दूसरे यूरोपियन रूलर्स भी फ्रांस की रेवोल्यूशन से डरे हुए थे और वहाँ के हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मी भेजने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। हज़ारों वॉलंटियर्स फ्रांस की प्रोविंस से आर्मी ज्वाइन करने के लिए आ गए। उनके लिए ये सिर्फ वॉर नहीं थी, ये एक पीपल्स वॉर थी, किंग और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ पूरे यूरोप के अंदर। इस दौरान एक पेट्रियोटिक सॉन्ग ला मर्सेस पॉपुलर हुआ, जो पोएट रोबर्ट डी लाइसले ने लिखा था। सबसे पहली बार ये सॉन्ग मर्सेस से आए हुए वॉलंटियर्स ने गाया था पेरिस मार्च के दौरान, इसलिए सॉन्ग का नाम मर्सेस पड़ा। आज ये सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इन दिनों पॉलिटिकल क्लब एक इम्पोर्टेंट रिलींग पॉइंट बन गए थे।
उन लोगों के बीच में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिस्कशन करना चाहते थे और अपने एक्शंस को प्लान करना चाहते थे। इन सब क्लब्स में सबसे सक्सेसफुल नाम कहीं ना कहीं जैकोबिन्स का था, जिसका नाम पेरिस के एक पुराने सेंट जैकोब कन्वेंट के नाम पर पड़ा था। जैकोबिन क्लब में मेनली आम लोग रहा करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स और डेली वेजेस वर्कर्स। इस क्लब के लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उसके बाद डेट आती है 10/10/1792। इस दिन मोनार्की पे एक और हमला होता है। टुइलेरीज पैलेस को स्टॉर्म कर दिया जाता है, लुई 16 को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी वक्त से इलेक्शन होने लगते हैं। सारे मैन जो 21 साल की उम्र के ऊपर के थे और सबको वोटिंग राइट मिल चुकी थी इस वक्त तक। जो नई असेंबली इलेक्ट हुई थी उसको कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 1792 नेशनल कन्वेंशन ने मोनार्की को ऑफिशियली अबॉलिश किया। इस वक्त फ्रांस बन चुकी थी फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। 21 जनवरी 1793 लुई 16 को गिलोटीन पे एग्जीक्यूट किया जाता है। लुई 16 के ऊपर ट्रेशन का आरोप था, यानी अपनी कंट्री के साथ बिट्रे करना। ये था फाइनल ब्रेक फ्रॉम द ओल्ड रिजीम। लोगों ने डिसाइड किया कि अब कोई भी जन्म के हिसाब से हुकूमत नहीं करेगा। रेन ऑफ टेरर, आज़ादी की कीमत। 1793 से 1794 का टाइम पीरियड फ्रांस में रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे रोबेस्पियर ने एक्सट्रीम कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज फॉलो की। जो भी उसकी नज़र में रिपब्लिक का एनिमी था, चाहे वो एक्स नोबल हो, क्लर्गी हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स या उसकी खुद की पार्टी के लोग क्यों ना हो, उन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। उनका ट्रायल रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में होता था और अगर ट्राइब्यूनल में गिल्टी प्रूव हुए तो उनका सर गिलोटीन से काट दिया जाता था। गिलोटीन दरअसल एक मशीन है जिसमें 2 पोल्स और एक शार्प ब्लेड होती है जो लोगों के बिहेडिंग करने के काम आती है। इसका नाम डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा था। इकोनॉमिक कंट्रोल भी बहुत स्ट्रिक्ट था। वेजेस और प्राइसेस पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दी गई। मीट और ब्रेड राशन में दिए गए। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपना ग्रेन सिटीज़ में बेचे, वो भी गवर्नमेंट के फिक्स किए गए दामों पर। वाइट फ्लोर बैन कर दिया गया। सबको बेन डिगलाइट खानी पड़ी, यानी क्वालिटी ब्रेड जो होल व्हीट से बनती थी। सोशल इक्वालिटी भी ज़बरदस्ती लागू की गई। मोनिसियोर और मैडेन की जगह सबको सिटीजन और सिटीन कहना होता था, यानी सिटीजन्स। चर्चेस बैन कर दिए गए। उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन रोबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसके अपने सपोर्टर्स उसके खिलाफ हो गए। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिल्टी डिक्लेयर करके अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे उसका सर गिलोटीन से काट दिया गया। डायरेक्टरी, तनाव और थकान का युग। थर्मिडोरियन रिएक्शन के बाद एक नया सिस्टम लाया गया, डायरेक्टरी। 1795 से 1799 तक 5 एग्जीक्यूटिव लीडर्स। मॉडर्न गवर्नेंस, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस कंटिन्यूड। करप्शन हाई थी, पावर आर्मी के हाथ में जा रही थी। लोग रेवोल्यूशन कर करके थक चुके थे, अब उन्हें चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग लीडर। राइज ऑफ नेपोलियन, क्रांति से सम्राट तक। 1799 जनरल नेपोलियन बोनापार्टे ने 18 ब्रोमायर कोप के जरिए डायरेक्टरी हटा दिया और खुद को बनाया फर्स्ट कंसोल और 1804 में बनाया एक एम्परर। रेवोल्यूशन ऑफिशियली खत्म हुआ, आइडिया सरवाइव किए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ और एंड ऑफ फेडरलिज्म, और एब्सोल्यूट पावर इसी के साथ एक और आदमी के पास आ गई। उसने यूरोप के आसपास के देशों पर कब्जा करना स्टार्ट किया। वहाँ की पुरानी डायनेस्टीज को हटा दिया और अपने फैमिली मेंबर्स को बनाया किंग। नेपोलियन अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था। उसने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। शुरुआत में लोग नेपोलियन को एक लिबरेटर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्मीज हर जगह इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह काम करने लगी। 1815 में नेपोलियन की हार वॉटरलू की बैटल में हुई, जिसमें उसका रूल फाइनली खत्म हुआ। लेकिन उसके लाए कई रिफॉर्म्स जैसे लिबर्टी, मॉडर्न लॉज और इक्वालिटी वाले रेवोल्यूशनरी आइडियाज यूरोप के कई पार्ट्स में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ गए। एक राजा भाग गया, एक किला गिर गया और एक नई सोच ने जन्म लिया कि सत्ता सिर्फ जन्म से नहीं, जनता के भरोसे से मिलती है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये एक आवाज़ थी उन लोगों की जो पहली बार सिस्टम से पूछ रहे थे हमें क्यों सुना नहीं जा रहा, और जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया तो लोगों ने सिस्टम ही बदल दिया। तो ये कहानी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।